नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द एडवेंचर लैंड चैनल में। तो आइए हम आपको आज बताते हैं एक जीवनी जो भारत के बहुत बड़े नेता हैं। तो उन नेता का नाम है भीमराव अंबेडकर। तो आज हम इनकी जीवनी बताएंगे। इनकी जीवनी का भाग 1, समाज सुधार और ब्राह्मण विरोधी, गोलबंदी के दरमियान महाराष्ट्र के हालात। अंबेडकर भारत के पहले अस्पृश्य नेता थे। इस हैसियत से वह लगभग एक पहेली की तरह सामने आते हैं। अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि से निकलकर किस तरह वह इस आला हैसियत तक पहुँचे और सही मायनों में एक राजनेता बने, यह हम उनके व्यक्तित्व के बेमिसाल गुणों के सहारे उनकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करके संतोष नहीं कर सकते। बेशक उनके पास एक विलक्षण मस्तिष्क और चट्टानी आत्मबल था। वह अपनी सारी ऊर्जा को एक व्यापक परियोजना पर केंद्रित कर सकते थे और उनके संकल्प शक्ति कभी कम नहीं पड़ी। मगर यह विशिष्टता भी उनके कैरियर के उठान में को समझने के लिए काफ़ी नहीं है। जैसा इस तरह के मामलों में हमेशा होता है, यहाँ भी हमें संयोग के पहलू को जरूर ध्यान में रखना होगा। मगर सारी बात अब भी स्पष्ट नहीं होती और यहाँ तो कुछ ऐसे तथ्य हैं भी हैं जिनमें ये संयोग प्रतिबिंबित होते हैं, जैसे कि मराठा महाराजाओं से मिली सहायता। मगर ऐसे तथ्य उस व्यापक क्षेत्रीय संदर्भ का हिस्सा भी है जिसमें अंबेडकर का कैरियर एक निश्चित शक्ल ले रहा था। इस बेमिसाल शख्सियत को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमें उस समूचे भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को समझना होगा जहाँ से उसका उदय हुआ। अंबेडकर एक क्षेत्रीय परंपरा के वंशज थे। उनके संघर्ष की आहट हमें 19वीं शताब्दी के मध्य से पश्चिमी महाराष्ट्र में शुरू हुए ब्राह्मण विरोधी आंदोलन में ही सुनाई पड़ने लगी थी। इस मामले में केवल द्रविड़ियन दक्षिण भारतीय स्पंदन, जो ब्राह्मण विरोधी गोलबंदी का एक मुख्य केंद्र था, उनके संघर्ष की बराबरी कर सकता था। तो महाराष्ट्र और उसकी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, आइए इनकी व्यवस्था हम बताते हैं। महाराष्ट्र सबसे पहले अपनी भाषा से परिभाषित होता है। इस राज्य की सीमाएं भी वही है जो मराठी भाषी इलाकों की सीमाएं हैं। इस तथ्य को 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन के साथ एक संस्थागत रूपरेखा प्रदान की गई थी, जहां एक तरफ देशी रियासतों में अंग्रेजी राज के खत्म होने तक कोई राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं बचे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन के तहत आने वालों प्रांतों में 1882 के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के बदौलत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक अच्छा खासा मैदान भी तैयार हो गया था। इसी कानून के तहत नगर परिषदों का गठन किया गया था। 1909 में हुए संवैधानिक सुधारों के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले सभी प्रांतों में लेजिस्लेटिव काउंसिलों की स्थापना की गई। 1919 और 1935 के सुधारों से इन काउंसिलों के महत्व में और इजाफा हुआ, जब प्रांतीय सरकारों को इन असेंबलियों के प्रति आंशिक रूप से जवाबदेह बनाया गया और मताधिकार को विस्तार दिया गया। इस संस्थागत रूपरेखा में समाज किस तरह बदल रहा था। जो जिले 30 साल बाद महाराष्ट्र में शामिल किए गए, उनकी 1921 की जनगणना, जिसमें आखिरी बार मुकम्मल तौर पर जातियों की भी गिनती की गई, से पता चलता था कि उनकी कुल आबादी ब्राह्मण, कितने प्रतिशत वैश्य, कितने क्षत्रिय, कितने शूद्र की श्रेणी में मराठा कुंभी जातियों का दबदबा था। इस समूह की जातियों का आबादी में 5% भी नहीं थी। अस्पृश्यों की संख्या कुल आबादी में 16% थी। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या महाजाति की थे, जो अंबेडकर इसी जाति से आते हैं। क्षेत्रीय आबादी में अकेले इसी जाति की आबादी 11% बैठती है। इन आंकड़ों के बाद इस बात का ध्यान देना भी जरूरी है कि इन जातियों की सामूहिक पहचानों कैसे सामने आई और स्थानीय स्तर पर
इनकी आपसी संबंध कैसे थे। उत्तर भारत में विभिन्न जातियों के बीच बनने वाले आर्थिक और अनुष्ठानिक संबंधों की व्यवस्था को आमतौर पर जजमानी व्यवस्था को नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था एक मुखिया का जजमान के नाम से चलती है। यह व्यवस्था जातियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के एक प्राचीन बंदोबस्त से निकली है। जो गांव के जजमान मुखिया होता था, उसे दूसरों से मिलने वाली सेवाओं का लाभ मिलता था और बदले में वह खलिहान में ही कटाई का एक हिस्सा उन लोगों को दे देता था। जजमान आमतौर पर किसी ऐसी प्रभुत्वशाली जाति का भूस्वामी होता था जो संख्या और भूस्वामित्व दोनों लिहाज से दूसरी जातियों से ताकतवर होती थी। इस प्रकार वह बहुल्य जाति का और स्थानीय स्तर पर सबसे ज्यादा जमीन वाला व्यक्ति होता था। महाराष्ट्र में जजमान की अवधारणा नहीं थी। यहाँ गांव के मुखिया को पाटिल कहा जाता था। वह जजमान नहीं बल्कि गांव का नियुक्त किया गया मुखिया होता था। उसकी यह पदवी वंशानुगत होती थी, मगर यदि वह किसी दूसरे गांव में या शहर में जाकर बस जाए तो उसकी यह पदवी छीन भी जाती थी। यह पदवी आमतौर पर कई परिवारों में घूमती रहती थी। ज्यादातर मामलों में जटिल मराठा समुदाय से होता था। हालांकि स्थानीय कृषि संबंधों में ब्राह्मणों की उपस्थिति भी अच्छी खासी थी, क्योंकि वे महाजनी का धंधा भी करने लगे थे। अब गांव के जातिक्रम में पाटिल के बाद ब्राह्मणों का स्थान आता था, जो कुलकर्णी यानी गांव के मुनीम की भूमिका निभाते थे। इस प्रकार महाराष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक संबंध जजमानी व्यवस्था से मिलती जुलती बुलेटेदारी व्यवस्था के हिसाब से विकसित हुए। इस व्यवस्था को 12 बलूतेदार की व्यवस्था भी कहा जाता था, क्योंकि इस बंदोबस्त में 12 मुख्य जातियां होती थीं। बलूतेदार कहलाने वाले जातियां किसी जजमान को नहीं बल्कि एक गांव की दर पीढ़ी अपनी सेवाएं देती थी। ये बलूतेदार जातियां एक जैसी सेवाएं प्रदान नहीं करती थी और लिहाजा उन सभी को एक ही पायदान पर रखकर देखना ठीक नहीं होगा। पाटिल और कुलकर्णी भी इन्हीं 12 जातियों में से थे, जिनका बलूतेदारों से ज्योतिष ये ब्राह्मण होते थे। बाकी सारी जातियां निचली जातियां होती थीं। सोना चांदी का काम करने वाले लोहार सुतार, बढ़ई कुम्हार, नन्ही नाई, पारी धोबी गुरु निभाते थे। मांग अस्पृश्य रस्सियां बनाने वाले, चमार चंभार अस्पृश्य जूते बनाने वाले और महार। बलूतेदारी व्यवस्था ट्रक औपनिवेशिक राज्य की मूलभूत संरचना थी। यह बात इस तथ्य से जाहिर हो जाती है कि ग्रामीण स्तर पर पाटिल और कुलकर्णी की पदवियों के समकक्ष क्षेत्रीय स्तर पर भी देशमुख और देशपांडे, जिनमें देशपांडे ब्राह्मण होते थे, देशमुख मराठा या ब्राह्मणों में से हो सकते थे, की पदवियां होती थीं। समय के साथ यह प्रशासकीय बंदोबस्त पुख्ता होता गया। धीरे धीरे यह इतना मजबूत हो चुका था कि 17वीं शताब्दी में यही शिवाजी के साम्राज्य के आधारशिला बन गया। बीजापुर सल्तनत के एक मनसबदार के बेटे शिवाजी भी पाटिलों के एक मराठा वंश से ही संबंधित थे। बाद में उन्हें देशमुख की और अंततः सर्वोच्च स्तर की क्षत्रिय की मान्यता मिली, जो कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों के मिलीभीत से हुआ, जिन्होंने उनकी वंशावली को ही नए सिरे से लिख डाला। इस राजनीतिक संरचना पर सवाल तब उठा जब शिवाजी की मौत के बाद पेशवा, जिसका मतलब होता है सरकार का मुखिया, मगर बाद में जब मराठा राज्य के चलाने वाले चित्पावन ब्राह्मण वंश का नाम बन गया, गद्दी पर कब्जा कर लिया, तो पेशावरों के इस वर्चस्व से मराठों में भारी असंतोष पैदा हुआ। शिवाजी के वंशजों में यह असंतोष सबसे गहरा था, जो अभी भी कोल्हापुर के छोटी सी रियासत के राजा थे। इस तरह महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में हमें ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों, मुख्यतः मराठों के बीच तनाव की महत्वपूर्ण जड़ें दिखाई देती हैं।
और उसके बाद 19वीं शताब्दी में सामाजिक व्यवस्था पर उठे प्रश्न। महाराष्ट्र की एक जाति व्यवस्था कुछ हद तक 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के असर में कमजोर होने लगी थी। युद्ध में पराजय और विश्वासघात के फलस्वरूप 1818 में अंतिम पेशवा को भी गद्दी छोड़नी पड़ी। कोल्हापुर जैसी केवल कुछ रियासतों को ही थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिल गई, हालांकि उनकी सत्ता भी पहले से बहुत कमजोर हो चुकी थी। सामाजिक स्तर पर औपनिवेशिक विजय के दो परस्पर विरोधी नतीजे सामने आए। एक तरफ ब्राह्मण ब्रिटिश औपनिवेशक नौकरशाही और व्यवसायों जैसे वकील पत्रकार आदि में दाखिल होकर अपने दबदबे को फिर से कायम करने लगे। उनकी पढ़ाई लिखाई की परंपरा के कारण उनके लिए यह काम आसान भी था। और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपने स्कूल और धार्मिक मिशनों के माध्यम से जाति व्यवस्था की एक रेडिकल समालोचना पेश की। इन दो प्रवृत्तियों की बदौलत अंततः समानांतर सामाजिक धार्मिक आंदोलन पैदा हुए, जिन पर स्वर्ण जातियों और ब्राह्मण विरोधियों संगठन का दबदबा था। पश्चिमी प्रभाव शिक्षा दीक्षा की परंपरा से आने के कारण ब्राह्मण और कायस्थ मुंशी, जिनको ऐसी ऊंची जाति से माना जाता था जो कि किसी दिव्य वर्ण से संबंधित नहीं थी और अक्सर उनके शूद्रों के समान भी माना जाता था, अंग्रेजों द्वारा देसी कर्मचारियों तैयार करने के लिए शुरू की गई शिक्षा व्यवस्था में तेजी से दाखिला हुए और इस प्रसंग में अस्पृश्य कहीं दिखाई पड़ने वाले नहीं थे। अंग्रेजों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल जो थे सबके लिए खुले थे, मगर अस्पृश्यों के लिए वो भी पहुंच से बाहर ही साबित हुए। उनकी ऊंची जातियों के विद्यार्थियों के माता पिता अस्पृश्यों के बच्चे को दाखिले का खुलकर विरोध करते थे। अस्पृश्य बच्चे अगर चाहते तो हद से हद स्कूल के बरामदे में ही बैठकर पढ़ाई कर सकते थे। तथापि सरकार ने अस्पृश्यों के लिए आरक्षित पाठशालाएं भी खोली थी, मगर उनमें आने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम थी। 1882 में भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ऐसे कुल 16 स्कूल थे जिसमें 564 विद्यार्थी थे और मध्य प्रांत में केवल 4 ऐसे स्कूल जिनमें से 11 विद्यार्थी थे। इस तरह की कोशिशों से अस्पृश्यों की को बड़ी संख्या में शिक्षा के लाभ नहीं मिल सकते थे। नतीजा 1911 में भी केवल 0.5% अस्पृश्य महारों में 1%, जो राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर था, पढ़ना लिखना जानते थे और यह संख्या 1930 में भी 1.5% और 1930 में 2.9% ही हो पाई। 1887 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बिना परमानेंट वाली नौकरियां के 424 कर्मचारियों में से 328 हिंदू थे। उनमें से 211 ब्राह्मण, 26 क्षत्रिय, 37 प्रभु जिसे कायस्थ कहते हैं, 38 वैश्य, 1 शूद्र और 15 अन्य थे। ब्राह्मणों में चित्पावन ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ राज माना जाता था। अपनी इस क्षमता के दम पर वे पेशवा राजवंश के अपदस्थ कर दिए जाने के बाद आए सामाजिक पतन की तेजी से भरपाई करने में सफल हुए थे। वे सबसे शिक्षित समुदाय से थे, इसलिए ऐसे व्यवसायों में उनका तेजी से दबदबा बनता गया जिनमें अंग्रेजों पर महारत की जरूरत थी। 1887 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुल 104 सबऑर्डिनेट जज हुआ करते थे, जिनमें से 70 ब्राह्मण थे। उन 70 में से भी 37-51 ब्राह्मण थे। आधुनिक शिक्षा में बनाने और फलस्वरूप शासकीय महत्व के पदों पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के ब्राह्मणों के कौशल व सफलता से निचली जातियों में शुरू से ही एक ईर्ष्या और असंतोष का भाव पैदा होने लगा। इसके पीछे अंग्रेजी, खासतौर से ईसाई मिशनरियों द्वारा फैलाए गए समता मूलक विचारों का भी हाथ था। सन 1813 में
चार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी में संशोधन किया गया और ईसाई मिशनों को भारत में बसने की छूट दी गई। फलस्वरूप स्कॉटिश फ्री चर्च और अमेरिकन मिशन पश्चिमी भारत में अपने पैर जमाने वाले सबसे पहले ईसाई मिशन थे। शुरुआत में स्कॉटिश मिशनरियों ने अपना ध्यान शिक्षा पर केंद्रित किया, मगर 1829 में बम्बई में जॉन विल्सन के आने के बाद वे ज़्यादा तेजी से धर्मांतरण में सक्रिय हो गए। ईसाई धर्म फैलाने के लिए वे पंडितों के साथ सार्वजनिक बहस यानी शास्त्रार्थ तक आयोजित करने लगे थे। बम्बई और पूना के बाद अहमदनगर तीसरा ऐसा शहर था जो 1831 में मिशनरियों की गतिविधियों का एक केंद्र बना। यहाँ स्थित अमेरिकन मराठी मिशन सबसे बढ़कर अस्पृश्यों, खासतौर से महारों की शिक्षा और धर्मांतरण में सक्रिय था। मिशनरियों ने सभी जगह पर्चों, किताबों या प्रेस के द्वारा एक मराठी अखबार जो 1882 में इसी दृष्टि से शुरू किया गया था, इसके माध्यम से अपने विचारों को फैलाने के लिए मुद्रित सामग्री का खूब इस्तेमाल किया। मिशनरी प्रोपेगेंडा में सबसे पहले एक एक करके हिंदू धर्म की कमजोरियां गिनाई जाती। नाना देवी देवताओं की उपासना के चलन को ही ईश्वरवाद के रूप में निंदनीय बताया गया। पुनर्जन्म जैसे विश्वासों को अंधविश्वास बताया गया और सबसे बढ़कर जाति व्यवस्था को मानव प्रतिष्ठा के लिए एक कलंक बताया गया। इस चौतरफा हमले के जवाब में कुछ ब्राह्मण समाज सुधारों में भी सक्रिय हुए ताकि मिशनरियों के प्रभाव और प्रोपेगेंडा का सकारात्मक उत्तर दे सकें। सामाजिक धार्मिक सुधार और उसकी सीमाएं प्रार्थना समाज पहला सुधारवादी संगठन था। इसके संस्थापक मूर्ति पूजा के स्थान पर एक अमूर्त एकेश्वरवाद को स्थापित करना चाहते थे। उनकी इस चाह में ईसाई प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। एमजी रॉनाडे एक चित्पावन ब्राह्मण जो 1860 के दशक के आखिरी तक सब ऑर्डिनेट जज बन गए थे, प्रार्थना समाज के सबसे प्रतिष्ठित सदस्यों में से थे। वह एक हिंदू प्रोटेस्टेंटवाद की शुरुआत करना चाहते थे जिसमें महाराष्ट्र की धार्मिक परंपराओं, मुख्य रूप से भक्ति परंपरा जो 17वीं शताब्दी में काफी फल फूली थी, और पश्चिमी रिफॉर्मेशन दोनों धाराओं के उपलब्धियों का समावेश किया जा सके। इस तरह रिफॉर्मेशन के कैथोलिक पंथ में ईश्वर और मनुष्य के बीच पादरियों को मिली मध्यस्थता के हैसियत को खत्म किया था। इसी तरह रनाडे भी हिंदू धर्म को ब्राह्मण से मुक्त करना चाहते थे। उनकी नज़र में ब्राह्मण ऐसे पुरातन पंथी थे जो सामाजिक वर्चस्व की व्यवस्था को खींचना चाहते थे। वह भारत के पतन को ब्राह्मण के विकृत प्रभावों का भी परिणाम मानते थे। बम्बई स्थित एल्फिंस्टन कॉलेज में रोनाल्डो को एडम स्मिथ, एडमंड बर्के, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल और सबसे खास तौर से हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों को पढ़ने का मौका मिला था। स्पेंसर को रनाडे सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। खैर, रनाडे का सुधारवाद काफ़ी सक्रिय रहा। उन्होंने जाति व्यवस्था की खुलकर आलोचना तो की, मगर उन्होंने इसके नियमों का उल्लंघन भी किया। वह जाति व्यवस्था में निहित सामाजिक सामंजस्य की विशेषता पर प्रश्न उठाने की कोई इच्छा नहीं रखते थे। इंग्लिश उदारवादियों की तरह व्यक्तिवाद को अपनाने की बजाय रनाडे इन सिद्धांतों को केवल राजनीतिक दायरे तक ही सीमित रखना चाहते थे। जहाँ तक सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न था, तो वह परंपरा के सम्मान के मामले में बर्के को ज़्यादा महत्व देते थे। सुधारकों में इस प्रकार की एहतियात का भाव एक स्थायी पहलू था। यह बात 1870 में स्थापित किए गए संगठन सार्वजनिक सभा में भी दिखाई पड़ती थी। रोनाल्डो सार्वजनिक सभा के नेताओं में भी शामिल थे। आपने राजनीतिक दायरे की बदौलत सभा का जनाधार प्रार्थना समाज से कहीं ज़्यादा व्यापक सहमत मगर दृढ़ स्वर की मांग की
भारतीयों को प्रशासकीय पदों में और ज़्यादा जगह मिले। बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। यह भी काफ़ी भयनिष्ठ किस्म की संस्था साबित हुई। दयानंद भी मूर्ति पूजा और जाति की पश्चिमी समालोचना के मुख्य तत्व को स्वीकार करते थे, मगर उनका कहना था कि ये दोनों मूल वैदिक मॉडल के बाद में आई विकृतियां हैं। उनका कहना था कि मूल वैदिक मॉडल को बहु ईश्वरवाद और जाति दोनों नहीं थे और समाज केवल गैर सोपानिक वर्णों पर आधारित होता था। दयानंद का मानना था कि वर्ण मूल रूप से व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होते थे, क्योंकि गुरु ही बच्चों को उनके व्यक्तिगत गुणों के आधार पर अलग अलग वर्णों में बांट देते थे। लिहाजा दयानंद इस व्यवस्था का विखंडन नहीं चाहते थे। उनका मकसद इसमें बहुत सीमित सुधार लाना था। वह ब्राह्मणों के परजीवी चरित्र की निंदा तो करते थे और इसे हिंदुओं के पतन का कारण भी मानते थे। फिर भी वह जाति व्यवस्था के युग के वैदिक स्वर्ण युग को ही बहाल करना चाहते हैं। वह सिर्फ इतना चाहते थे कि पश्चिम आलोचना के कारण जो जाति व्यवस्था बेतुकी दिखाई देने लगी है, उसके स्थान पर एक गुण आधारित वर्ण व्यवस्था को स्थापित कर दिया जाए। जाति व्यवस्था की नैतिक आर्थिक पर सवाल उठाने की स्वामी दयानंद की कोई इच्छा नहीं थी। इसका एक उदाहरण यह है, उन्होंने अपने अनुयायियों को हिदायत दी थी कि वे अपने वर्ण के भीतर ही विवाह संबंध बनाएं। 19वीं शताब्दी के भारत में चले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में पश्चिमी प्रभाव तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे थे, मगर वे हिंदू धर्म को बहुत सख्त आलोचना से बचाने के लिए भी बेचैन थे। उनका उद्देश्य ये ज़्यादा था कि हिंदू तौर तरीकों को एक निश्चित वैधता मिले, खासतौर से जाति व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। यह सोच एक तरफ तो अभिजात्य वर्ग की हिंदू रूपानुक्रम के शिखर पर रहने की इच्छा से प्रेरित की और दूसरी तरफ जाति के अलावा किसी और आधार पर संगठित दुनिया की कल्पना न कर पाने का भी परिणाम था। पश्चिम के व्यक्तिगत और समतावादी मूल्यों को निचली जातियों में ज़्यादा समर्थन मिला। इन्हीं जातियों के प्रमुख लोगों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की जड़ें खींचना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का जन्म, महाराष्ट्र के ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का उदय और इतिहास ज्योतिराव फूले 1827-90 के शख्सियत के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ था। अम्बेडकर, जो फूले की मृत्यु के एक वर्ष बाद पैदा हुए थे, अपनी किताब में फूले को समर्पित की थी। फूले माली जाति से थे। उन्होंने पहले अपने गांव के पाठशाला और बाद में पूना स्कॉटिश मिशन में पढ़ने का अवसर मिला। मिशन में उन्होंने अंग्रेजी सीखी और अमेरिका के संस्थापक विचारकों के दर्शन को जाना। इस पढ़ाई के फलस्वरूप मिले पश्चिम मूल के उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने में मदद दी। उनका विश्वास था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समानता और मुक्ति के विचार अपने शिखर पर पहुंच चुके हैं। इसी क्रम में आगे चलकर वह निम्न जातियों को और अमेरिका के अश्वेतों को हालात में एक समानता भी ढूंढने लगे थे। फूले का कहना था कि श्वेतों के अमेरिकी समाज ने ही मुक्ति दी है। तुलना ही उनका किताब स्लेवरी 1873 हिंदी में गुलामगिरी और वह मुख्य तर्क है, जिसके समर्पण में उन्होंने लिखा है, नीग्रो जन की मुक्ति के लिए अप्रतिम बलिदान देने का उत्कृष्ट व निस्वार्थ समर्पण भाव के साथ प्रयास करने वाले अमेरिकी के लोगों के लिए तथा इस उत्कट कामना के साथ कि मेरे देशवासियों भी ब्राह्मणवादी दास्ता के शिकंजे से अपने शूद्र भाइयों को मुक्त कराने के लिए इस भव्य उदाहरण को अनुसरण करेंगे। फूले टॉमस पेन के विचारों से खासतौर से प्रभावित हैं। द एज ऑफ रीजन में पेन द्वारा पेश की गई कैथलिक पादरियों की आलोचना की तर्ज पर आगे चलकर फूले ने भी ब्राह्मणों की आलोचना की। इस किताब में उन्होंने धार्मिक पाठों से मुक्त आध्यात्मिक और निजी स्वतंत्रता पर समानता यानी मानव अधिकारों का
प्रोत्साहन भी दिखाई दिया। गौरतलब है कि पेन की एक और किताब का नाम ही था ह्यूमन राइट्स। फूले व्यक्तित्व और चिंतन पर पश्चिम के प्रभाव के कारण ईसा मसीह की छवि से भी अभिभूत थे। उन्होंने ईसा मसीह में मनुष्यों के बीच समानता और भाईचारा के मूल दिखाई पड़ते थे। वह गरीबों और उत्पीड़ितों के लिए एक ध्वजवाहक थे। महारों में ईसाई मूल्यों के प्रति ऐसा आकर्षण 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक काफी ज्यादा रहा। उनमें से कुछ तो मिशनरियों के प्रभाव में ईसाई धर्म अपनाने के लिए भी तैयार हो गए थे। प्राच्यवादी और सैद्धांतिकी की तर्ज पर फूले ने भी कहा कि आर्यों द्वारा भारत का अतिक्रमण यहाँ की शुद्ध देसी सभ्यता की विनाश का क्षण था। उनका कहना था कि भारत की वर्तमान निचली जातियों उसी शुद्ध देसी सभ्यता के वंशज हैं। फूले की राय में ये घुसपैठिए ब्राह्मण ही थे जिन्होंने मूल निवासी को गुलाम बनाया और फिर उन्होंने निचली जातियों की श्रेणी में कैद कर दिया। इस तर्क के आधार पर उन्होंने मराठों से लेकर अस्पृश्यों तक सभी गैर ब्राह्मण जातियों को गैर आर्य प्रथाओं से पुरानी और श्रेष्ठतर संस्कृति के प्रतिनिधि घोषित कर दिया और राजा कली को उस संस्कृति का प्रतीक घोषित किया। फूले का मानना था कि आगे बढ़ने के लिए निचली जातियों को उसी स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए जैसे मिशनरियों द्वारा दी जा रही है। मिशनरियों भी अस्पृश्यों को अपने स्कूल में भर्ती कराने पर बड़ा ध्यान देते थे। 1853 में फूले ने मुख्य रूप से महार और मांग जाति के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। इसी बीच फूले ने शिक्षा के बारे में बहुत सारे दस्तावेज और पर्चे भी प्रकाशित किए जिनमें उन्होंने ब्राह्मणों को लालची, झूठखोर या लोगों की अज्ञानता और अंधविश्वासों का लाभ उठाने वाले पुजारियों के पीड़क वर्ग के रूप में पेश किया। फूले ने निचली जातियों को संगठित करने में भी एक पथ प्रदर्शक भूमिका अदा की। हालांकि शुरू में वे आर्य समाज की ओर आकर्षित हुए थे, मगर जल्दी ही वह उसके विरुद्ध और तत्पश्चात सार्वजनिक सभा के विपरीत हो गए। फूले को ऊंची जातियों द्वारा निचली जातियों की मुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि अभियानों के नेता पाखंडी हैं, जो वास्तव में जाति के सारे नियमों का पालन करते हैं, मगर जनता के सामने जाति के विरोध का दावा करते हैं। बाद में फूले ने 1885 में बंबई में स्थापित की गई खुद को भारतीय राष्ट्र का ध्वजवाहक मानने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी अपने आप को दूर कर लिया। उनका मानना था कि कांग्रेस असल में ब्राह्मणों का एक दबाव समूह है और फलस्वरूप यह सत्ता के लालचियों का गुट भर है। इसकी बजाय उन्होंने शासन में ब्राह्मणों के प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए औपनिवेशिक शासन से गुहार लगाई। कांग्रेस के संस्थापक जिस तरह के राष्ट्रवाद की कल्पना कर रहे थे, उसका भारतीय समाज के आंतरिक विभाजनों को देखते हुए फूलों के लिए कोई खास मतलब नहीं था। जब तक सारे लोग जैसे शूद्र, अतिशूद्र, भील, आदिवासी और मछुआरों वगैरह सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं होते, स्वतंत्र रूप से सोचने में सक्षम नहीं होते और समान रूप से एकबद्ध तथा भावनात्मक रूप से एकीकृत नहीं होते, तब तक राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। यदि अहंकारी आर्य ब्राह्मणों जैसी छोटी सी आबादी नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर लेगी तो भला कौन उस पर ध्यान देने वाला है। इस उदाहरण में एक गंभीर समाजशास्त्री अंतर्दृष्टि दिखाई देती है और राष्ट्र के मार्शल मॉस द्वारा दी गई परिभाषा में मेल खाती है। कोई भी राष्ट्र जाति जैसी मध्यस्थ संस्थाओं के उन्मूलन के बिना, व्यक्तिवाद के विकास के बिना और लिहाजा एक न्यूनतम समानता के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता। इसलिए फूले ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और कांग्रेस दोनों में खुद को दूर कर दिया और भारत का पहला निम्न जातियों संगठन बनाने में जुट गए। अनंता निम्न जातियों और अस्पृश्यों को एक मंच पर
संगठित करने के लिए उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने महारों और शूद्रों के बीच प्राचीन एकजुटता को सिद्ध करने और ब्राह्मणों द्वारा निम्न जातियों को विभाजित करने के लिए किए जा रहे छल कपट का जवाब देने के लिए अर्ध ऐतिहासिक किस्म की घटनाओं का हवाला भी दिया। समय के साथ सत्य शोधक समाज और एक कमोबेश मराठा बहुल संगठन बनता चला गया। फूले ने भी शिवाजी की सारी निचली जातियों के लिए एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यह दलील दी कि अस्पृश्यों सहित ये सभी जातियों उन्मूल निवासियों की वंशज हैं जो आर्यों के अतिक्रमण से पहले महाराष्ट्र में निवास करते थे। इस विमर्श और फूले द्वारा किसानों मुख्य रूप से मराठों का पक्ष लेने का नतीजा ये हुआ, संगठन में मराठों की संख्या बढ़ने लगी। सत्य शोधक समाज निचली जातियों के संगठन से शुरू होकर ब्राह्मणों का विरोध करने वाले मराठों का संगठन बनता चला गया और एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में ब्राह्मणवाद के खिलाफ उसका स्वर मंद पड़ गया। संस्कृतिकरण या ऊंची जातियों की नकल की प्रवृत्तियों से जाति की गहरी जड़ें भी सामने आ गई। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया मराठों में खासतौर से दिखाई पड़ती थी, जो छत्री के रूप में मान्यता पाने को बेचैन थे। 20 के दशक तक सत्य शोधक समाज ने मुख्य रूप से ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाली कांग्रेस से एक फासला बनाए रखा, मगर 1930 के दशक में सत्य शोधक समाज ने अपने हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस में ही विलय का फैसला किया। उस समय कांग्रेस एक आकर्षण संगठन था, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मध्य प्रांत की लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसका बहुमत आने की पूरी उम्मीद थी। 1937 में चुनावों में ये उम्मीदें सच साबित हुई। सत्यशोधक समाज की यह नियति इस बात को दिखाती है कि संरचनात्मक दृष्टि से अस्पृश्यों को किस तरह के भार को वहन करना था। निचली जातियों की एकता, खासतौर से अस्पृश्यों और शूद्रों का राजनीतिक सुदृढ़ीकरण बहुत मुश्किल काम साबित हुआ, क्योंकि कुछ निचली जातियां पराया व्यवस्था के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके भीतर होती थी और संस्कृतिकरण या अन्य माध्यमों से व्यवस्था के भीतर ही ऊपर उठने का सपना देख रही थी। जब अंबेडकर महाराष्ट्र के सार्वजनिक पटल पर उभरे थे तो स्थायी समानता के प्रोत्साहन के लिए भले ही ना सही मगर कुछ निचली जातियों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना के उदय की जमीन जरूर तैयार हो चुकी थी। महाराष्ट्र की खासियत ये थी कि यह सत्ता का संतुलन दूसरे क्षेत्रों से अलग था। यहाँ द्विजों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों, खासतौर से मराठों के बीच तनाव औपनिवेशिक संदर्भ में भी फिर से जीवित हो उठा था। नए व्यवसाय व नौकरियों पर ब्राह्मणों के एकाधिकार से निचली जातियों का असंतोष मजबूत हुआ। इस असंतोष को पश्चिमी स्कूलों में पढ़ाए गए समानता और मुक्ति के विचारों से भी बल मिल रहा था। इधर ब्राह्मण सुधारकों ने भी उनके विद्रोह को शांत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। पश्चिमी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे समानता और मुक्ति के ये विचार सदी के आखिरी तक ही महाराष्ट्र के अलावा सिवाय असंभव तमिल भाषी दक्षिण भारत के और कहीं अस्तित्व में नहीं थे। इसी सामाजिक मंथन को और कोलाहल के बीच अंबेडकर को एक अस्पृश्य नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करना था। उनके कैरियर को समझने के लिए उनकी अनूठी सामाजिक पृष्ठभूमि एक और महत्वपूर्ण कारक थी। कि आपने सुना अंबेडकर की जीवनी की समाज सुधार और ब्राह्मण विरोधी। हमारा पहला पाठ यहीं तक था। हम आपको मिलेंगे अगले पाठ।